फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो हमने जनरल साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू किया है, जो है 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़। सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे, जो आपको आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो भी बच्चे जनरल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमने 9th और 10th की एनसीईआरटी को शुरू किया है, जिस चैनल का लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वो मेरा न्यू चैनल है, तो जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हम आज जो चैप्टर कर रहे हैं वो है आपका सेल, कोशिका, जिसको मैं ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ। तो जिसको भी पढ़ना हो आप जा सकते हैं। डिटेल आपके थ्योरी के लिए पीडीएफ उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड होगी जो चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? देखिए, जब भी आप मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस को जो सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है। चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो पता कर लेना। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसको क्रियात्मक संरचनात्मक आपकी इकाई बोल रहे हैं। क्रियात्मक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी वर्क हो रहा होता है, जो बेसिकली एक काम हो रहा होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो वो क्या शोषण कहाँ पर हो रहा है? आपकी कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो इसलिए आप जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं। क्योंकि कोई भी एक जीव को जीव कहने के लिए उसमें कोशिका का होना जरूरी है। इसका अपवाद है आपका वायरस, ठीक है, विषाणु। आप देखिए, जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो टिश्यू बनाती हैं। जैसे अब इस चीज को इस तरीके से समझिए, आप देखेंगे लीवर के अंदर आपको क्या मिलेंगे? आपको हिपैटिक सेल्स मिलेंगी। जब वो हिपैटिक सेल्स आपस में जुड़ेंगी तब क्या बनेंगी? टिश्यू बनेंगी। और फिर क्या बनेगा? अंग बनेगा, जो कि लीवर है। और फिर देखिए, जब अंग, बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं आपका अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। जैसे आप अपने पाचन तंत्र को अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे अंग शामिल हैं। आपके मुंह से शुरू होता है, फिर आपका लास्ट गुदा तक जाता है। तो इसमें बहुत सारे अंग शामिल हैं। आप देखेंगे आपका मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आपका अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर आपका गुदा। तो ये अंग तंत्र बनाया मिलकर किसने? अंगों ने। और एक ही काम है सबका, क्या? पाचन करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्या है? आपका सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं, इज नॉन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कोशिकाओं का अध्ययन आपसे सीधा पूछा जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब इसके जो जनक कहे जाते हैं वो है आपके रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन उन्होंने जो उस वक्त खोजा था वो एक जीवित कोशिका नहीं थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, कोशिका के केंद्रक की खोज की थी, 1831 में की थी, 1831 में की थी। रॉबर्ट कॉच ने आपका कॉच पास्टुलेट दिया। इससे मतलब पता चला आपका कि जो बीमारियां होती हैं वो सूक्ष्म जीवों की वजह से होती है। आपने मुझे बताना है रॉबर्ट कॉच को हम किस चीज का पिता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? हु रोट द बुक माइक्रोग्राफिया? किसने लिखी थी? कौन उसके लेखक थे? तो देखिए, इस चीज को समझिए। जो आपके रॉबर्ट हुक थे, जब उन्होंने कोशिका की खोज की तो उन्होंने अपनी जो खोज लिखी वो अपनी पुस्तक में लिखी। वो क्या है? आपका माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया किसकी बुक है? ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक की है। नेक्स्ट देखते हैं। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड आ लिविंग सेल? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो वास्तव में क्या था? कोशिका भित्ति थी, जो कि मृत होती है, जीवित कोशिका नहीं थी। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा, और जिस जीवित कोशिका को खोजा वो क्या था? बैक्टीरिया था, जीवाणु था। फिर उन्होंने और भी चीजों को खोजा, जैसे आरबीसी
हम बोल सकते हैं इन्होंने उसकी खोज की, फिर स्पर्म की खोज की, शुक्राणु की खोज की। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। रुडोल्फ विर्चॉफ के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत का रूपांतरित रूप दिया था और इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकता है, आपको आराम से मिल जाएंगी। और सारी सीरीज को फॉलो करना है। हर सुबह 9 बजे जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ, मंडे टू फ्राइडे। आप अगर 10th और 9th क्लास की इस एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पर जाइए, वो आपको हर सुबह 10 बजे मिलता है, ठीक है। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? प्रोटोप्लाज्म जो है, देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये मानते हैं आपकी एक सेल है, ठीक है। ये रहा उसका केंद्रक, यहाँ पे केंद्रक है तो केंद्रक झिल्ली होगी। हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं और ये क्या हुई? कोशिका झिल्ली हुई। यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक का जो आपका पदार्थ है, ये सब जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन जब आप इस कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियस, केंद्रक को भी क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इसके अंदर क्या होगा? इसका प्लाज्म होगा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। जब आप केंद्रक द्रव्य को कोशिका द्रव्य के साथ प्लस करते हैं तो आप बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और ध्यान रखना है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। अब देखिए जो कोशिका है, सारी क्रियाएं आपकी कहाँ चल रही हैं? यहीं पर तो चल रही हैं। केंद्रक क्या है? आपको पता है कि कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। यहाँ से उसको क्या इंडिकेटर मिल रहा है जो भी कोशिका को वर्क करने का? यहाँ पर सारे कोशिकांग प्रेजेंट है, मतलब सारी इसी बाउंड्री के अंदर क्रियाएं चल रही हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। लेकिन अगर हम देखें उनकी कोशिका प्रोटोप्लाज्म की जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने की। और देखेंगे इसको जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ आपका हक्सले ने कहा। अलग अलग टर्म है, अलग अलग चीजें आपने ध्यान रखनी है। बायोलॉजी में सब कुछ पॉसिबल है, खोज किसी और ने की है, नाम किसी और ने दिया है और उसको क्या है? देखा किसी और ने था। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन हम सारे सॉल्व कर देंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। जो भी डाउट जाता है, जो एक्सप्लेनेशन चल रही है आपका, तो आप उसमें चलते जाएंगे, आराम से देखते जाएंगे और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं उनको नोट करेंगे। इन 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज के लिए अच्छा होगा अगर आप सेपरेट नोटबुक का यूज़ करें जिसमें आप इसी सीरीज के सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखिए डुजार्डिन, हमें पता चला स्वान आपके सील्डन के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत को दिया था 1839 में। फिर आते हैं आपके रुडोल्फ विर्चॉफ, भी पता चला कोशिका सिद्धांत का रूपांतरित रूप दिया था। बेंडा ने आपका किसकी खोज की थी? बेंडा ने नाम क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, जो कि एक कोशिकांग है। नेक्स्ट देखते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? हु सेड ओमनिस सेलुला ई सेलुला? देखिए इस चीज़ को समझिए, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब होता है कि नई कोशिकाएं पहले से स्थित, पहले से मौजूद जो होती हैं कोशिकाओं से बनती हैं। मतलब जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, इसका मीनिंग ये है। और ये किसने दिया था? आपका रुडोल्फ विर्चॉफ ने दिया था। कब दिया था? 1855 में। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। तो देखिए आप समझिए, ये है आपकी एक सेल, ये एक रही, हम मान लेते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। किसी भी जीव, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको कोशिका झिल्ली नहीं देखने मिलेगी। कोशिका झिल्ली आपको देखने के लिए मिलेगी उसकी कोशिका में। लेकिन यहाँ पर समझिए, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसके बाहर आपको एक और आवरण मिलता है जिसको आप कोशिका भित्ति बोलते हैं। पादप कोशिका में क्या मिलेगा? एक और आवरण मिलेगा जिसको आप कोशिका भित्ति बोलते हैं। वो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा क्या करता है? सुरक्षा देता है। बाकी यहाँ केंद्रक होगा और ये सब क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो पादप कोशिका में आपको कोशिका भित्ति मिलेगी। लेकिन जब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अंतर करने वाला मुख्य लक्षण क्या है, तो पादप कोशिका में आपको पता चला, पादप कोशिका में क्या मिलती है? आपको कोशिका भित्ति मिलती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसी भी जंतु में एक भी अपवाद आपको नहीं मिलेगा जहां आपको कोशिका भित्ति देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे बाहरी आवरण क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगी, ये भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका का बाह्य आवरण आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज, अभी पता करा हमने क्या है, आपका कोशिका भित्ति होगी, सेल वॉल होगी। सेल वॉल को भी इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आपको दूसरे चैनल पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य पटलिका वो हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखिए, वहां पर जाकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए आपको पता है कि आपकी जो मानव शरीर है उसमें आपको 70 से 75% तक क्या मिलता है, आपने सुना है कि वाटर मिलता है, वाटर मिलता है। वो वाटर प्रेजेंट कहाँ होता है, तो आपको पता है कोशिकाओं में होगा। कोशिकाओं में कहाँ मिलेगा आपको, आपको प्रोटोप्लाज्म में मिलेगा, ध्यान रखना है। तो क्या है, वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है आपके प्रोटोप्लाज्म में। अगर हम पूरी ह्यूमन बॉडी को देखते हैं वो आपका आंकड़े अलग है, लेकिन जब हम सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो आपका 85 से 90 तक आपको क्या मिलता है, 90% तक आपको वाटर ही मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव, देखिए आप समझिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये कई जगह आपको देखने मिलेगा कि केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि हम ऐसा नहीं बोल सकते, केंद्रक उपस्थित होता है और उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, ये रही कोशिका, ये रहा इसका केंद्रक। अभी आपको बताया था केंद्रक के बाहर क्या मिलती है, आपको केंद्रक झिल्ली मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, वो सब ऐसे ही आपका साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका अच्छी तरीके से विकसित ना ही तो कोई केंद्रक होता है, ना ही इसमें आपको कोई भी कोशिकांग मिलेगा। सेल ऑर्गेनिल भी नहीं प्रेजेंट होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपका लाइसोसोम, ये सारे आपके कोशिकांग नहीं होते। एकमात्र जो कोशिकांग होता है वो होता है आपका राइबोसोम, वो भी 70S प्रकार का होता है। 70S क्या है ये अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझिए, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, तो देखिए मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ कौन सा कोशिकांग होता है, राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से संगठित केंद्रक तो नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता, लाइसोसोम भी नहीं मिलता। तो एकमात्र जो सेल ऑर्गेनिल मिलता है वो क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम को हम किसी भी कोशिका की क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो देखिए आप देखेंगे हमने कुछ ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसी तरीके से आपने लास्ट तक बने रहना है, जब तक 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज आपकी कंप्लीट ना हो जाए। 3 से 4 महीने का हम टारगेट रख रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट जनरल साइंस एक्सप्लेनेशन के साथ हम थ्योरी भी करा देंगे। एनसीईआरटी तो आपका शुरू हो गया है, तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।